नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल चौहान, डायरेक्टर ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल। आज फिर एक बार आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल परिवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार हम एक वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, अपने हॉस्पिटल के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय, ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल शामली। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक ऑर्थोपेडिक कंडीशन, जो नई ऑर्थोपेडिक कंडीशन है जिससे सब भली अच्छे से जानते हैं, जिसको डिस्क स्लिप बोलते हैं। ये बहुत आदमियों को और बहुत पॉपुलेशंस को इसकी दिक्कतें आती है और ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। जैसे कि इंडिया में ही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि 1 करोड़ पॉपुलेशन हर साल इससे ग्रसित होती है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इससे ग्रसित होती है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क स्लिप होता क्या है और इसका क्या डायग्नोज है, क्या इसका इलाज है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो डिस्क स्लिप होती है वो हमारा जो डिस्क के अंदर का फ्लूइड होता है वो बाहर आ जाता है। उसकी एक प्रोसेसिंग है पूरी की पूरी होने की। इसे हम हार्निएटेड डिस्क भी कह सकते हैं, प्रोलैप्स डिस्क भी कह सकते हैं। इसके 2 अलग नाम है, हार्निएटेड डिस्क और प्रोलैप्स डिस्क। अब इसमें होता ये है कि जैसे जैसे कोई भी वेट पेशेंट उठाएगा, जनरली कोई भी एक पेशेंट है, जनरली कोई भी एक काम करने वाला आदमी है, अगर वो हैवी वेट उठाएगा तो होता उसमें यह है कि जैसे डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो उसके अंदर न्यूक्लियस पल्पस होता है, वो अपना स्पेस छोड़ देता है, अपनी जगह को छोड़ देता है और वो प्रेशर बनाता है डिस्क की वॉल पे। डिस्क की वॉल पे प्रेशर लगातार कंटिन्यूसली बनाता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो डिस्क पे बल्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क पे बल्ज होगा तो हार्निएटेड डिस्क में डेवलप हो जाएगा, तो वो डिस्क फट जाएगी, जिसे हम प्रोलैप्स डिस्क बोल सकते हैं। अब प्रोलैप्स डिस्क जब हो जाती है तो जो उसके अराउंड नर्व होती है, जहाँ से नर्व का ओरिजिनेट होता है, तो वो नर्व दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। वो पूरी रीढ़ की हड्डी में डिस्क का कंपार्टमेंट होता है तो उसमें वो कहीं भी दिक्कतें आ सकती है। तो वहाँ से दर्द चल के एक जगह से दूसरी जगह दर्द चलता नज़र आएगा। उसमें लहर सी भी नज़र आएगी, झंझनाहट भी नज़र आएगी और सुनपन भी आ जाता है बहुत बार कभी कभी। तो उसके लिए जैसे कि हम बताया कि ये प्रोलैप्स डिस्क होती है, फटना हो जाता है डिस्क का, तो वो सारा फ्लूइड जो हमारी नर्व आती है उस पर इकट्ठा हो जाता है और उसी की वजह से वो दबाव में आके कहीं ना कहीं प्रेशर बना के सूजन पैदा कर देता है, इन्फ्लामेशन दे देता है उस रीजन पे जहाँ पे हमारी डिस्क स्लिप होती है। और उस सूजन और उस इन्फ्लामेशन के कारण ही हमारे लोकलाइज पेन होगा, टेंडरनेस होगी, स्वेलिंग होगी, दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। रेफर्ड पेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई डिस्क स्लिप होती है तो रेफर्ड पेन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो नर्व के कंप्रेशन के कारण ही होता है। अब इसका जो डायग्नोसिस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हम इसका पता कैसे लगाएंगे? इसके पता लगाने के तरीके हैं एक्सरे और एमआरआई। क्योंकि जो डिस्क होती है वो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, हमारा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होती है। तो बोन के बाद जब भी कोई डायग्नोज होता है तो वो एमआरआई ही डिटेक्ट कर पाती है। तो एमआरआई इसका एक बहुत ही अच्छा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उसके बाद जब डायग्नोज हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम आते हैं कि हम इस बीमारी को कैसे रोक सकते हैं, कैसे स्टेबल कर सकते हैं, कैसे इसमें आराम प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये बीमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इसमें एक मेजर रोल पैदा करता है मोटापा। मोटापे के कारण ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, डिस्क के ऊपर वेट कैरी करना पड़ जाता है, उसी की वजह से डिस्क स्लिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा आता है हमारा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है कि हमारा काम करने का तरीके, हम क्या काम कर रहे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, तो इन्हीं के आधार पर ये जो डिस्क स्लिप होती है ये बननी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ आती है कि लॉन्ग ड्राइव करना। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग ड्राइव करने से हमारा प्रेशर हमारी बैक के ऊपर आता है, बैक पे आएगा तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे डिस्क के ऊपर जाएगा, जो हमारे मसल्स अटैचमेंट है उस पर दिक्कतें आएंगी, वहाँ पे सूजन और जकड़न आनी स्टार्ट हो जाएगी और दर्द बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे जो हमारा
काम करने के तरीके हैं कि हम कितनी देर बैठ रहे हैं, कितनी देर खड़े हो रहे हैं, कितनी देर चल रहे हैं, हमें उसके द्वारा भी हमारी डिस्क स्लिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद आती है हमारी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम जो हमें जन्म से ही होती है, जो डिफॉर्मिटी बोली जाती है, स्पाइन कोई डिफॉर्मिटी हो, उस डिफॉर्मिटी के कारण ही हमारे डिस्क स्लिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे डिस्क स्लिप हो जाती है तो उसके समाधान के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें अपने मोटापे को कंट्रोल करना है, हमें अपने ऑक्यूपेशंस को मॉडिफिकेट करना है जिससे हमारा पोस्चर मॉडिफिकेट रहे, हम बैठने में उठने में हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारा डिस्क के ऊपर प्रेशर ना पड़े। जैसे हमें साइड से उठना चाहिए, अगर किसी को डिस्क स्लिप है तो हमें करवट लेके खड़ा होना चाहिए, किसी को डिस्क स्लिप है हमें एकदम नहीं बैठना चाहिए, किसी को डिस्क स्लिप है। तो इसी के आधार पे एक चीज़ और आती है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम ही स्लिप डिस्क के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्मोकिंग करता है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। और मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में भी, जब डिस्क डिहाइड्रेट हो जाती है तो हमें वहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो जब न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा तो हमारा प्रेशर डिस्क के ऊपर आएगा और हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है डिस्क का वो इफेक्टेड होता है सबसे ज़्यादा, और वही नर्व को कंप्रेस करता है। तो इसमें हमें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल, और उसके साथ साथ हमें कुछ एक्सरसाइजेज पे ध्यान देना पड़ता है इसके लिए, ताकि हमारी मसल्स मजबूत रहे, हमारा जो पोस्चर है वो अच्छा रहे। इसी के द्वारा हम डिस्क स्लिप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं। जैसे जैसे बीमारी को ठीक करेंगे उसमें एक्सरसाइजेज का रोल मैंने बताया कि बहुत अच्छा रहेगा। उसमें हमारी बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, बैक फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि हमें डिस्क जो हमारी कंप्रेशन पड़ा हुआ है डिस्क के ऊपर वो नर्व तक जा रहा है, वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के कारण है या एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी के कारण है। तो दोनों में एक्सरसाइजेज अलग अलग हो जाती है। जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के कारण होगी उसमें हमें वो एक्सरसाइज नहीं करनी जिसमें हमारा डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़े। जो एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी की है हमें वो एक्सरसाइज नहीं करना जिससे प्रेशर हमारा डिस्क के ऊपर है डायरेक्ट। तो हमें कुछ मोडेलिटीज़ जो फिजियोथेरेपी के अंदर आती है उससे हम इलाज कर सकते हैं डिस्क स्लिप का। उसके साथ साथ हम कुछ जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, तो हमें कुछ मेडिसिन्स भी लेनी पड़ जाती है, जिसमें एनासेड्स होती है जो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, वो लेना हमें ज़रूरी पड़ता है क्योंकि वो स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे हमारी स्थिति को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है। तो उसी के साथ साथ हम एक्सरसाइज प्लस मोडेलिटीज़ प्लस मेडिसिन, ये कॉम्बिनेशंस को करने के बाद हम डिस्क स्लिप की दिक्कत से निजात पा सकते हैं। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, पर अगली टॉपिक में हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, नई दिक्कत के साथ आएंगे और नए समाधान के साथ आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने आस पड़ोस में लाइक और सब्सक्राइब का ऑप्शन दीजिए लोगों को, ताकि वो अपनी जो बीमारियां है उससे समाधान पा सके, उन दिक्कतों को दूर कर सके जो वो फेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से, या अपनी उन चीज़ों को सही कर सके जो वो गलत कर रहे हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो के अंत में धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा हॉस्पिटल परिवार लगातार आप लोगों के लिए मेडिकल से संबंधित वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच आता रहेगा। नमस्कार।